नमस्कार साथियों। यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर आते हैं। देखिए, रावी व्यास जो जल ट्रिब्यूनल है उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 2 अप्रैल 1986 को। ठीक है। और जो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम है 1956 का, उसके तहत क्या है, रावी व्यास जल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, हरियाणा और जो पंजाब है वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने एक आपसी मीटिंग के जरिए इस जो SYL नहर से जुड़ा विवाद है, जो पानी का विवाद है, उसके समाधान के लिए दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग की थी। तो इसलिए क्या है, हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह जो ट्रिब्यूनल है, यह इसका काम क्या है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास नदियों के जो जल है उसके बंटवारे से संबंधित है। ठीक बात है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है SYL नहर से जुड़े जल विवाद को समाप्त करना, उसका समाधान करना। अब बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल जो शब्द है इसका मतलब होता है न्यायाधिकरण। मतलब ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक न्यायिक संस्था होती है। ठीक है। इसको हम किसी खास प्रकार का कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए इसको ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है। यह जो सामान्य अदालत होती है, कोर्ट होती है, उससे डिफरेंट होता है, अलग होती है उससे। ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब पंजाब हरियाणा के बीच जो SYL नहर का जो विवाद है वो साल 1981 के अंदर शुरू हुआ था। साल 1981 के अंदर ये शुरू तब हुआ जब केंद्र की मध्यस्थता में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच सतलुज व्यास नदी के जो जल बंटवारा है उसका एक समझौता सेंट्रल गवर्नमेंट की मध्यस्थता में इन तीनों स्टेट के बीच में हुआ था। अब इस समझौते के तहत क्या था कि 3.5 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो हरियाणा को देने की बात हुई थी। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, 214 किलोमीटर लंबी एक सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर बनाने का निर्णय इसके अंदर लिया गया था। अब MAF क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ MAF के बारे में। MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट। मिलियन एकड़ फीट यानी यह क्या है, जो बड़ी बड़ी जो मान लो जल के स्रोत होते हैं, जैसे नदी हो गई, नहर हो गई, बांध हो गया, इनका जो पानी है, इनका जल है, उसकी मात्रा कितनी है उसको मापने के लिए MAF एक यूनिट है, इसका यूज करते हैं, जैसे लीटर होती है। ठीक है, उस तरीके से। तो ये क्या करता है, अगर आपके पास 1 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ भूमि में अगर हम 1 फुट तक गहराई तक अगर उसको जल से ढक दें, पानी से ढक दें, तो इस तरीके से यह एक यूनिट यानी एक मात्रा बनती है। अगर आप बोलते हो ना 5 MF, उसका अर्थ है 5.00 MF का मतलब 50 लाख यानी 5 मिलियन एकड़ फुट पानी। ठीक है। मतलब इतने जो 50 लाख एकड़ भूमि है उसके अंदर 1 1 फुट की जो गहराई तक आप पानी डाल दो। ये क्या है, बस मतलब जो नदी वगैरह है, नहर है, उनमें ये जो यूनिट है, ये जो मापन इकाई है, इसका हम यूज करते हैं। ये सिर्फ एक मापन इकाई है। बस ये आपको समझाने के लिए था भी MAF एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, अब दोबारा इस पे आ जाते हैं SYL पे। तो SYL का जो निर्णय लिया गया था कि 214 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी, इसमें से 122 किलोमीटर जो नहर है ये पंजाब के अंदर होगी और 92 किलोमीटर लंबी इसका जो पार्ट है वो हरियाणा में बनेगा। लेकिन क्या है, हरियाणा ने तो अपनी जो नहर का हिस्सा था वो तैयार कर लिया था, लेकिन पंजाब ने 1982 में इस नहर का काम बंद कर दिया। लेकिन पंजाब का ये मानना था कि अगर हम हरियाणा को पानी देंगे तो हमारे पास पानी की कमी हो जाएगी, हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक बात है। ये चलो इससे संबंधित बातें हो गई। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, मुनक नहर की बात कर लें, क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब का जो जल विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक टीम भेजी है। वो टीम क्या है, मुनक जो हेड है वहाँ पे भी गई है भी चेक करने के लिए भी हरियाणा को कितना पानी मिल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी मुनक नहर की। मुनक नहर की जो लंबाई है वो लगभग 102 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है। और मुनक नहर जो है वो हरियाणा से लेके दिल्ली तक जाती है। और ये जो मुनक नहर है ना, ये पश्चिमी यमुना नहर जो प्रणाली है, वेस्टर्न यमुना जो नहर है उसी का एक हिस्सा है, उससे निकलती है, ये पश्चिमी यमुना नहर से निकलती है। अच्छा, मुनक नहर क्या है, हरियाणा क्या करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है, करनाल जिले के मुनक गांव में
मुनक जो रेगुलेटर है वहां से निकलती है। ये आप फोटो देख सकते हो, ये आपका मुनक हेड है, मुनक रेगुलेटर है, यहाँ से मुनक नहर निकलती है। तो इसका जल स्रोत क्या है मुनक नहर का? यमुना नदी का जो पानी है वो पश्चिमी यमुना नहर के माध्यम से मुनक नहर को मिलता है। मतलब ये पश्चिमी यमुना नहर की एक ब्रांच है। अब मुनक रेगुलेटर से होते हुए ये नहर खूबरू बैराज, फिर मंडोरा बैराज से होते हुए लास्ट में दिल्ली के हैदरपुर तक जाती है। मतलब इसका समापन स्थल क्या हो गया, इसका समापन स्थल हो गया दिल्ली का हैदरपुर। भी इसका उद्देश्य था दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, यह एक क्या है, लाइंड नहर है, यानी पक्की नहर है, जिससे क्या है पानी का जो रिसाव होता है वो कम हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली तक पानी की आपूर्ति हो जाए। और अभी क्या है, पिछले साल की बात है, इस नहर के ऊपर जो सोलर पैनल है वो भी काफ़ी दूरी तक लगाए गए हैं, ताकि पानी का जो वाष्पीकरण होता है, यानी इवापोरेशन होता है, वो भी बहुत कम हो सके। इसलिए इस नहर के ऊपर सोलर भी लगाए गए हैं, सोलर वाले जो शीशे होते हैं वो भी लगाए गए हैं, ताकि वाष्पीकरण जो है वो इसका कम हो सके इससे। अगला पॉइंट आता है, अब ये जो टीम भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए, ये क्या है, एक बुडेडा हेड जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा का जो जिला है कुरुक्षेत्र वहां पे पड़ता है ये। अब इस नहर से ये टीम वहां पे गई ताकि ये मालूम हो कि हरियाणा को बागड़ा नहर से कितना पानी मिलता है। तो ये जो हेड है ये कहाँ पे बना हुआ है, ये बागड़ा नहर पे बना हुआ है। जब हम थानेसर से होवा रोड की साइड जाते हैं, थानेसर से थोड़ा निकलते ही ज्योतिसर के पास, तो ये बुडेडा हेड जो है वहाँ पे आता है। ये आप इसका फोटो देख सकते हो बुडेडा हेड का। और ये जो टीम है इसके अंदर हरियाणा के भी अधिकारी हैं, पंजाब के अधिकारी भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी हैं। अगला पॉइंट आता है, अब हरियाणा सरकार ने क्या है, गुरुग्राम के अंदर देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का क्या है, प्रस्ताव तैयार किया है। अब ये बिल्डिंग हरियाणा सरकार को कहाँ तैयार करनी है, कहाँ की योजना है ये, देखो बनी नहीं है, बस एक योजना, मतलब प्रस्ताव तैयार हुआ है भी हमें ऐसा कुछ करना है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसके पास में इसको विकसित, एक 1003 एकड़ भूमि के अंदर एक सिटी वहाँ पे डेवलप हो रही है। कहाँ पे, द्वारका एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे एक सिटी डेवलप हो रही है 1003 एकड़ में, ग्लोबल सिटी। उस सिटी के अंदर इस बिल्डिंग को बनाने की योजना है सरकार की। अब इस योजना को क्या है, सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, लेकिन औपचारिक मंजूरी इसको अभी तक नहीं मिली है। इसका उद्देश्य है गुरुग्राम को वैश्विक पहचान दिलाना। ठीक बात है। अब सैद्धांतिक जो मंजूरी होती है उसका मतलब क्या होता है भाई, सैद्धांतिक मंजूरी का मतलब होता है अगर किसी प्रस्ताव है, कोई नीति है, ठीक है, उसको मतलब क्या है, नीति या विचार की सतह पर मतलब स्वीकृति उसको मिल जाना। अभी उस पर औपचारिक मंजूरी उसकी नहीं हुई है, जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं हुई है, लेकिन एक नीति के तहत, एक विचार के तहत अगर उसको स्वीकृति मिल जाती है तो उसको बोलते हैं सैद्धांतिक मंजूरी। ये क्या है, अंतिम या औपचारिक मंजूरी नहीं होती इसकी। ठीक बात है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, देखिए क्योंकि ये सिटी कहाँ पे होगी, मतलब ये जो सिटी होगी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में, और इस सिटी के अंदर बनेगी आपकी देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात आई है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे जो है इसका दूसरा नाम है नॉर्थन पेरिफेरल रोड, यानी NPR। अब इसे क्या है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इसकी कितनी है इस रोड की, NH यानी नेशनल हाईवे 248BB के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये जो एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये दिल्ली के जो द्वारका है उसको हरियाणा का जो खेरकीदोला है, खेरकीदोला कहाँ पे पड़ता है, गुरुग्राम जिले में पड़ता है, यानी द्वारका से खेरकीदोला गुरुग्राम तक ये एक्सप्रेसवे जाता है। अब इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 29 किलोमीटर, यानी 29 किलोमीटर। अब इसमें से क्या है, 29 किलोमीटर में से 18.9 किलोमीटर जो भाग है इसका वो तो हरियाणा के अंदर है, और 10.1 किलोमीटर का जो भाग है वो दिल्ली के अंदर है। और ये क्या है, भारत का पहला, क्या, भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। अब इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का मतलब होता है कि वह तेज रफ्तार सड़क होती है जो क्या है, खंभों या जो पिलर होते हैं आपके उनके ऊपर बनी हुई होती है। उस एक्सप्रेसवे को क्या बोलते हैं, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बोलते हैं, मतलब जो ऊंचाई पर है। ठीक है, मतलब जो एक्सप्रेसवे किस पे बना होता है, पिलरों पर बना होता है, वह होता है आपका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या है, छोटी से छोटा जो पॉइंट है भी उसको भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। अच्छा, अब मार्च 2024 में क्या है, इसको यातायात के लिए खोल दिया गया था, और ये किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है NHAI, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसने विकसित किया है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये इसकी कुल लागत है 9,000 CR रुपये। इसके अंदर ये क्या है, 8 लेन का एक्सप्रेसवे है,
इसके अंदर अंडरपास, सुरंग और फ्लाईओवर जैसी सुविधाएं भी हैं। और ये क्या है, NH-48 जो दिल्ली गुरुग्राम हाईवे है उस पर यातायात का दबाव कम करने के लिए इसको बनाया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये देखिए, ये आपका द्वारका, अब देखिए ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से चलते हुए ये आपका अ, ऐसे चलते हुए और ये आपका पहुँच जाता है लास्ट के अंदर जो खेरकी डोला जो आपका टोल टोल है गुरुग्राम के अंदर, ये वहाँ तक आता है इधर, ठीक है। यहाँ से चल के ये पूरा जो आपका है ना, ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे, ये पूरा, ठीक है। इतना आप समझ जाओगे अभी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो 2 फरवरी को क्या है, राजस्थान का जो अजमेर है वहाँ पे 7वीं जो राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। इसके अंदर क्या है, किसी भी उम्र के जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट इसके अंदर हो सकते थे, ठीक है। तो इसके अंदर हरियाणा के तो 70-80 साल के कुछ प्रतियोगी हैं, उन्होंने भी मेडल जीता है इसके अंदर तो, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, आपके राजस्थान का जो अजमेर है वहाँ पे हुई थी 7वीं ये राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। और इसके अंदर क्या है, हरियाणा इस चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन बना है, ठीक है। पहली पोजीशन पे रहा है हरियाणा इसके अंदर। हरियाणा ने इसके अंदर 93 गोल्ड मेडल जीते हैं, 93 गोल्ड मेडल जीते हैं। और तेलंगाना क्या है, दूसरे स्थान पर रहा है 66 मेडल्स के साथ। और मणिपुर क्या है 60 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक बात है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमारे जो स्टेट के मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं श्याम सिंह राणा, उन्होंने क्या है मध्य प्रदेश के अंदर जो सीहोर है वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। इसमें श्याम सिंह राणा जी ने वहाँ पे सम्मेलन को संबोधित किया था। और ये जो सम्मेलन है ये था ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसका, और मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है उनका जॉइंट ये सम्मेलन था। अब इस सम्मेलन में क्या है, ये जो संस्था आई है ICAR, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। क्योंकि जो एग्जाम के अंदर MCQs होते हैं ना वो यहीं से निकलते हैं, क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। डायरेक्ट ये तो पूछेगा ना भी श्याम सिंह राणा कहाँ पे गए, लेकिन किस संस्था का ये कार्यक्रम था, किस संस्था का सम्मेलन था, उसके बारे में जान लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। और ये किसके ऊपर बोल रहे थे, राष्ट्रीय दलहन यानी जो दाल के रूप में जो भारत क्या है आत्मनिर्भर हो, इसके तहत एक मिशन चालू हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, उसके तहत ये कार्यक्रम था। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR। अब ये क्या है, भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है यानी एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत एक विभाग आता है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। उसके तहत क्या है ये काम करती है। और ये क्या है, स्वायत्त शासित संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1860 का, ठीक है। 1860 का एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, उसके तहत इस संस्था को पंजीकृत किया गया था, ठीक है। उसके तहत ये संस्था रजिस्टर्ड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ICAR रजिस्टर्ड है। अच्छा, ICAR की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1929 को, ठीक है, 1929 को। और रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये है, ठीक है। ये टीम बोल सकते हो आप एक तरीके की। इसकी जो सिफारिशें थी उसके आधार पर इसको 16 जुलाई 1929 को बनाया गया था। इसका पहले जो नाम था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका जो मुख्यालय है ICAR का वो है नई दिल्ली के अंदर। अगला पॉइंट आता है, अब ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम है 1860, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है, 1860 में बना हुआ एक कानून है। अब इसके तहत क्या है, संस्थाओं और जो समितियां हैं, सोसाइटीज हैं, उनको कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है इसके तहत। यानी अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है, कोई वैज्ञानिक संस्थान है, कोई सामाजिक संस्थान है, कोई साहित्यिक संस्थान है, इस तरह के जो संस्थाएं हैं उनको रजिस्टर उनको करने का काम, उनको पंजीकृत करने का काम यह अधिनियम करता है, ताकि उस पंजीकृत संस्था को क्या है स्वतंत्र कानूनी पहचान मिल सके। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। अब ये क्या है, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक इसका उद्देश्य ये है कि 2030 से 2031 तक यानी जी ये 5-6 साल के अंदर भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना, यानी हमें बाहरी देशों से दाल को इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है, भी हमारा दलहन उत्पादन इतना हो जाए, ठीक है। अभी इसका बजट इतना है 11,440 CR का, ठीक है। ये मोटा मोटा आप मतलब देख सकते हो, और इसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। हरियाणा का जो पहला मॉडर्न चिल्ड्रन पार्क है, मॉडर्न यानी जो बच्चों का पार्क है, वो कहाँ पे बनेगा, पलवल डिस्ट्रिक्ट जो है, पलवल डिस्ट्रिक्ट का अलापुर है, वहाँ पे
हरियाणा का पहला मॉडर्न चिल्ड्रन पार्क बनेगा, यानी आधुनिक चिल्ड्रन पार्क वहां पे बनेगा। कहाँ पे? पलवल जिले के आलाहापुर के अंदर। अब इस योजना को क्या है, मंजूरी मिल चुकी है। यह जो पार्क है, यह बच्चों के खेल और मनोरंजन के लिए इस पार्क को विकसित किया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, अमृत 2 योजना की बात कर लेते हैं। अमृत 2 योजना क्या है? देश के जो 500 शहर हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, उनके लिए 2021 के अंदर इस योजना को चालू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर हर घर के अंदर, प्रत्येक घर में शुद्ध पानी मिले और पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी की आपूर्ति इन शहरों के अंदर हो सके। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं केएमपी एक्सप्रेसवे की भी। ठीक है, अब जो 135.6 किलोमीटर लंबा है मेरा केएमपी एक्सप्रेसवे, अब ये क्या है, पूरी तरह से हरियाणा की एक संस्था है, उसकी संपत्ति है ये। हरियाणा की कौन सी संस्था है? HSIIDC, यानी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम। ठीक है, HSIIDC की इंग्लिश के अंदर फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब क्या है, वर्ष 2031 की जो संभावित जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने केएमपी जो एक्सप्रेसवे है, इसके दोनों ओर 5 नए शहर विकसित करने की एक योजना बनाई है। अभी केएमपी के दोनों ओर 5 नए शहर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब 5 नए शहर बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है पंचग्राम विकास प्राधिकरण। इसका गठन किया गया है और यह जानकारी दी है हरियाणा के उद्योग एवं जो वाणिज्य मंत्री हैं राव नरवीर सिंह ने, कि केएमपी के दोनों ओर 5 नए शहर बनाए जाएंगे और इस पे काम करने के लिए एक संगठन बनाया गया है पंचग्राम विकास प्राधिकरण। और जो केएमपी है, केएमपी को किसने तैयार किया था? HSIIDC, जो कि हरियाणा की ही संस्था है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब थोड़ी केएमपी की बात कर लेते हैं। देखिए, जो केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी इसको बोलते हैं। अब इसको आप बोलते हैं वेस्टर्न, क्योंकि ये कौन सी साइड आ जाता है? दिल्ली के, ये दिल्ली के आ जाता है आपका वेस्ट की साइड, यानी पश्चिम की साइड। कौन सी साइड? वेस्ट की साइड, यानी पश्चिमी जो दिशा है उसकी साइड पर जाता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे को आपा ने बोला था नॉर्थन, यानी वो उत्तरी दिशा के अंदर था। ठीक है, अब क्या है, ये हरियाणा का एक मेन एक्सप्रेसवे भी है। इसकी लंबाई कुल है 135.6 किलोमीटर। ठीक बात है, ये एक्सप्रेसवे सोनीपत के अंदर क्या है, कुंडली है, कुंडली से मानेसर होते हुए पलवल तक जाता है ये एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये रहा आपका कुंडली, और कुंडली आपका सोनीपत के अंदर है, और ये रहा आपका मानेसर, गुरुग्राम के मानेसर से होते हुए ये यहाँ से चलता है और कुंडली से चलते हुए, ठीक है, ये आपका इधर आ गया मानेसर के पास से निकलते हुए, और फिर पलवल का जो धौलागढ़ है वहां तक ये जाता है। इसको किसने विकसित किया है? HSIIDC ने इसको विकसित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? दिल्ली का जो बाहरी ट्रैफिक है उसको बाईपास करना और औद्योगिक एवं शहरी विकास को बढ़ावा देना है। ठीक बात है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। HSIIDC के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है हरियाणा की। तो यह क्या है? 100% राज्य स्वामित्व वाली संस्था है, हरियाणा की संस्था है। इसका पूरा नाम आपको मैंने मतलब इसका पूरा नाम है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, यानी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका जो पहले नाम था वो था हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 8 मार्च 1967 को। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय है, यानी जो इसकी हेड ऑफिस है, वो है इसकी पंचकुला के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। अगला आता है, अब देखो राखी गढ़ी के अंदर 2-3 दिन पहले भी वहाँ पे जो चौथी स्टेज की जो खुदाई हो रही है, जो चौथी स्टेज की जो खुदाई हो रही है राखी गढ़ी के अंदर, 3 या 4 दिन पहले वहाँ पे क्या है, मिट्टी का जो डाइनिंग टेबल आप बोल सकते हो, वो वहाँ से मिली थी। मिट्टी के कुछ और बर्तन भी मिले थे, चूल्हा भी मिट्टी का वहाँ पे मिला था। दो दो मिले थे मिट्टी के चूल्हे उधर। ठीक है, 4-5 दिन पहले भी, वो मैंने आपको उस दिन बताया था। अभी क्या है, हाल ही में 1-2 चीज़ें और मिली है, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राखी गढ़ी क्या है, हिसार के अंदर आता है और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका सबसे बड़ा सतल है ये क्या है, राखी सापुर और राखी बास के बीच में है ये। और ये क्या है, 11 टीलों में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल है लगभग 500 हेक्टेयर से ज़्यादा। ठीक बात है, इसकी आपको ध्यान में रखना है। और
ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसकी टीमें 22 जनवरी से यहाँ पे खुदाई चालू हुई थी। ठीक है, और ये खुदाई जो है ये अभी 3 साल तक चलेगी। और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके DIG हैं यदुवीर सिंह रावत। उनके मार्गदर्शन में क्या है, इसके जो हेड हैं यदुवीर सिंह रावत, उनके मार्गदर्शन में ये खुदाई चल रही है। अभी तक क्या है, खुदाई के अंदर क्या कुछ मिला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पत्थर के जो मनके होते हैं वो मिले हैं भाई। ठीक है, सेलखड़ी, कार्नियन, और ये क्या है, इस टाइप के जो पत्थर होते हैं ना, 3 टाइप के पत्थर हैं, ये कार्नियन पत्थर, सेलखड़ी और चल्ट पत्थर जो है इससे बने हुए मणके मिले हैं उधर। ठीक है, कछुए और मछली के अवशेष भी मिले हैं 2 नंबर टीला से। चूल्हा मैंने आपको बताया था, डाइनिंग टेबल मिली है, कच्ची पक्की ईंटें मिली हैं, सुराही के टुकड़े। अच्छा, अब सुराही क्या होती है भाई? सुराही होती है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, ऐसे पानी पीने के लिए इसको यूज करते थे, मिट्टी की बनी हुई होती है, ये पानी रखने का ये बर्तन होता है। इसका मुंह क्या होता है, पतला होता है इधर, और नीचे का हिस्सा गोल या चौड़ा होता है ऊपर के हिस्से के मुकाबले। और ये क्या है, पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के लिए काम में लेते हैं। अभी देख राजस्थान वगैरह कुछ जगह है वहाँ पे तो अभी भी इस चीज़ को काम में लेते हैं। जब वहाँ के जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो जब खेत में जाते हैं तो इसी तरह का जो सुराही है वो लेके जाते हैं, ताकि पानी गर्म ना हो गर्मियों के दिनों में। ठीक है, अगला आ जाता है कि जो टीला नंबर 3 से क्या है, जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इस अब देखो, मछली मिल गई, कछुए मिल गए, इससे क्या पता लगता है भी वो चीज़ें उनके खान पान का हिस्सा थी। और वो लोग क्या हैं, आभूषण भी पहनते थे हड़प्पा कालीन लोग। अच्छा, अब वैदिक परंपरा से क्या संबंध है? देखिए, DU के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शुभम, उनके अनुसार क्या है भी, जो पहली बार जब यहाँ पे खुदाई का कार्य हुआ था तो उस टाइम यज्ञ वेदियाँ, यज्ञ करने का सब सामान होता है वो मिला था, और घोड़े की मृण मूर्ति भी यहाँ से मिली थी। और कुछ ना कुछ यहाँ से क्या मिले थे भाई, कंकाल भी मिले थे कुछ ना कुछ सॉरी। तो उनसे क्या सिद्ध हुआ कि राखीगढ़ी के जो निवासी हैं उनका DNA लिया गया, उनके DNA पे स्टडी हुई भाई। ठीक है, जो कंकाल थे उनके DNA पे स्टडी हुई और उससे पता चला कि राखीगढ़ी के जो निवासी थे वो भारत के ही मूल निवासी हैं। अब ये एक आपको पता होगा भी हम क्या बोलते हैं कि भारत के अंदर जो आर्य थे वो कहीं से आए थे, बाहर से ही आए थे। लेकिन ये जो सिद्धांत था, आर्य आगमन सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत यहाँ पे फेल हो जाता है इस DNA के हिसाब से, क्योंकि DNA स्टडी हुई उसके हिसाब से ये सिद्धांत क्या हुआ है, फेल हो जाता है। और जो वैदिक परंपरा है उसके संबंध के संकेत यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और 1969 में क्या है, डॉक्टर जो सूरजबान ने यहाँ पे खुदाई की थी और राखीगढ़ी को क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल घोषित किया गया था उस टाइम पे। अब आ जाते हैं MCQs पे, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, राखी व्यास जल ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, 2 अप्रैल 1986 को। अगला है, रावी व्यास जल ट्रिब्यूनल का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो इसका गठन हुआ था अंतरराज्यीय जो नदी जल विवाद अधिनियम है 1956 का, उसके तहत रावी व्यास जल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, रावी व्यास ट्रिब्यूनल किन राज्यों के बीच जल विवाद से संबंधित है? तो इसका आ जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है भाई। एक सेकंड। अगला आ जाएगा, SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? देखिए, 1981 में इसको शुरू किया गया था और 214 किलोमीटर लंबी ये नहर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बुडेडा हेड किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो इसका आ जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। थानेसर से जब हवा की साइड जाते हैं तो थोड़ी दूर पे चलते ही आ जाता है ये, भाखड़ा नहर पे स्थित है ये। अब द्वारका एक्सप्रेसवे को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? उसका नाम है नॉर्थन पेरिफेरल रोड। पेरिफेरल का मतलब होता है जो बाउंड्री होती है ना, बारी बारी बाईपास करने के लिए, उसको उसका मतलब होता है पेरिफेरल, किसी चीज के मतलब बाउंड्री पे, बाहर की बार। नॉर्थन पेरिफेरल दिल्ली के लिए यूज करते हैं, दिल्ली के नॉर्थ के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द्वारका एक्सप्रेसवे का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर क्या है? तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है NH248BB। अगला है, भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे 2024 में यातायात के लिए खोल दिया गया था मार्च के अंदर। अगला है, KMP एक्सप्रेसवे को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका आ जाएगा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। KMP एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 135.6 किलोमीटर। अगला आ जाएगा, KMP एक्सप्रेसवे का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? इसका उत्तर आ जाएगा HSIIDC, जो कि हरियाणा की ही संस्था है। अब आ जाएगा, HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर आ जाएगा 16 जुलाई 1969
1929 को, 1929 को। अगला आ जाएगा ICAR किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है? इसका आ जाएगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड या पंजीकृत है। अगला आ जाएगा राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? इसका लक्ष्य वर्ष है 2030-31, यानी इस टाइम तक भारत को क्या है, दालों के अंदर, दाल उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर होना है, ताकि हमें दालों का इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। अगला आ जाएगा हरियाणा का पहला आधुनिक चिल्ड्रन पार्क यानी मॉडर्न चिल्ड्रन पार्क कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पलवल जिले के अहलापुर के अंदर। ठीक है। अगला आ जाएगा राखीगढ़ी जो उत्खनन है यानी जो खुदाई हो रही है, उसका जो चौथी स्टेज है वो किसके मार्गदर्शन के अंदर हो रही है? वो हो रही है यदुवीर सिंह रावत, जो कि ASI के निर्देशक हैं। अब टेराकोटा मोहरें किससे बनी होती हैं? ये बनी हुई होती हैं भाई साहब पक्की हुई मिट्टी से। ठीक है, पक्की हुई जो मिट्टी है उससे टेराकोटा मोहरें बनी हुई होती हैं। टेराकोटा का मतलब होता है पक्की हुई मिट्टी, मोहरें यानी स्टैंप। राखीगढ़ी किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूनक नहर किस नहर प्रणाली का हिस्सा है? तो ये आपकी पश्चिमा यमुना नहर जो है उसका हिस्सा है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज्ञान चित्रा हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास के नोट्स के लिए मैं वीडियो के लिंक डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे जाके आप इसके नोट्स ले सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।